नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिर शपथ ले ली है। तीसरी बार शपथ ली है, लेकिन 5 बड़ी गलतियाँ कर दी हैं। 5-7 मिनट में 5 बड़ी गलतियाँ समझाने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ मिलकर। पहली बड़ी गलती ये निरंतरता वाली बात से की है। प्रधानमंत्री ये जताना चाहते हैं, उनका खेमा जताना चाहते हैं, देखिए गठबंधन की सरकार है, हमारी सीटें कम आई हैं, लेकिन ऐसी भी सीटें कम आ गई तो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो उसी ठसके से शासन करेंगे जैसे पहले हम शासन करते रहे हैं। लिहाज़ा वही मंत्रालय, वही मंत्री, उन्हीं मंत्रियों को बार-बार वही मंत्रालय दे दिए गए हैं। जबकि जनता का जनादेश क्या था? जनादेश ये है कि साहब मंत्रालय बदलो, कामकाज करने का तरीका बदलो, मंत्रियों को बदलो। जिन मंत्रियों के कारण महँगाई, जिन मंत्रियों के कारण बेरोज़गारी, जिन मंत्रियों के कारण आर्थिक विषमता, जिन मंत्रियों के कारण चीन का भारत पर के कुछ हिस्से पर ज़मीन को लेकर कब्ज़े की का जो कांग्रेस का आरोप है, जिन मंत्रियों के कारण भारत का पड़ोसी देशों से संबंध ठीक नहीं है, वो सारे मंत्री वही के वही रख दिए गए हैं। फिर आप निरंतरता की बात कर रहे हो। कुल मिलाकर जनता कह रही है मोदी जी से इस बार 240 सीटें देके एक मौका और दे रहे हैं, सुधर जाओ। लेकिन क्या सत्ता पक्ष सुधरने के लिए तैयार नहीं है? पहली बड़ी गलती ये कर दी। दूसरी गलती ये है कि अ, ऐसा करके वही मंत्रियों को वही मंत्रालय देकर मोदी जी ने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि जो पिछले 5 साल की सारी नीतियाँ उनकी ठीक थी, सारे कार्यक्रम सही थे, जो योजनाएँ चला रहे थे, सब के सब सही थे, जो आर्थिक कार्यक्रम चला रहे थे, वो सब सही था। भई अगर यह सब सही था, तो फिर जनता ने आपकी सीटें क्यों कम कर दी? जनता की नज़र में वो सब नहीं था सही। जनता की नज़र में गड़बड़ियाँ थी, गड़बड़ था। जनता चाह रही है कि आप रूल मत करिए, आप गवर्न कीजिए, आप शासक मत बनिए, आप शासन कीजिए। लेकिन वही रवैया है। अब निर्मला सीतारमण फिर वित्त मंत्रालय दे दिया गया। बेरोज़गारी से लोग परेशान, आर्थिक विषमता से लोग परेशान, महँगाई से लोग परेशान और फिर वित्त मंत्रालय उन्हीं को दे दिया गया। राजनाथ सिंह को फिर रक्षा मंत्रालय दे दिया गया। जबकि चीन का कब्ज़े की बातें आती रही, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध खराब हुए, विदेश मंत्रालय भी उन्हीं मंत्री को महोदय को वापस दे दिया गया, जो फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। गृह मंत्रालय फिर अमित शाह को ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग की बातें आती रही, मणिपुर जलता रहा और वो स्थिति कंट्रोल में नहीं रही। कश्मीर में आतंकवाद धारा 370 हटने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ और जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश उस रूप में नहीं की गई, जिस रूप में आपसे उम्मीद की जा रही थी। वही पीयूष गोयल, उनको वही जो मंत्रालय दिया गया, चीन के साथ व्यापार का हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है और इस बार तो और ज़्यादा $85 बिलियन का घाटा हो जाएगा चीन के साथ। कुल मिलाकर जो ट्रेड डेफ़िशिएंट है, व्यापार का घाटा $200 बिलियन हो जाएगा इस साल, रिकॉर्ड तोड़ है। और वो अब कह रहे हैं कि साहब भारत में उद्योग लग रहे हैं, विदेशी ट्रेड फल-फूल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ फल-फूल रही हैं। वही पीके मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया, वही अजीत डोभाल को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया गया। तो फिर बदला क्या है? जनता ने तो बदलाव के लिए वोट दिया है। जनता ने ये ज़िम्मेदारी सत्ता पक्ष को तो सौंपी है, साथ ही साथ विपक्ष को भी सौंपी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष इन मामलों को लेकर लोकसभा में सरकार से सीधा जवाब तलब करेगा कि आप ये सब चीज़ें यथास्थिति आप पैदा कर रहे हैं। एक तीसरी गलती ये है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ जा रही है कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं इस बार कड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे, वही मंत्रियों की टीम, वही मंत्री, वही मंत्रालय और उनके सहारे बहुमत की सरकार के रहते हुए आप बड़े फैसले ले नहीं पाए। आपने अपने हिसाब से कृषि के क्षेत्र में 3 बड़े फैसले लिए थे, वो आपको वापस करने पड़े। आपका कृषि मंत्री किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो सका। आप खुद कहने लगे कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी, समझाने में कोई कमी रह गई थी। तो अब कैसे आप बड़े फैसले, कड़े फैसले ले पाएँगे? एक चौथी गलती लोगों के अनुसार ये है, पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है, उनके अनुसार ये है कि मोदी सरकार ने उन्हीं मंत्रियों को रिपीट करके बता दिया कि उनके पास टैलेंट पूल की कमी है। यानी जो प्रतिभा की कमी है, नए विचारों की कमी है और इस मामले में बीजेपी थोड़ी मोदी सरकार पिछड़ती हुई नज़र आ रही है।
चौथा उनका है कि मंत्रालय में वही मंत्री लिए गए हैं जो ये मानकर जिनके लिए मोदी जी ने ये मानकर चल रहे हैं कि ये सब पीएमओ के आगे सर झुकाते रहेंगे। 5 साल जैसे पीएमओ उनके मंत्रालय चलाता रहा, वैसे ही ये भी इस बार भी पीएमओ मंत्रालय चलाता रहेगा। अगर आपको मंजूर है तो मंत्री का पद की शपथ ले लो, मंजूर नहीं है तो घर बैठ जाओ। सबके सबको मंजूर है, सबके सबने शपथ ले ली। क्या ये एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है? और एक और जो पांचवी गलती ये कि ये मैसेज क्या फिर देने की कोशिश, एलाइज को बड़े मंत्रालय नहीं दिए गए, कम मंत्रालय दिए गए। तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि फाइलें हमारे पास हैं, 5 साल जैसे हम फाइलों के आधार पर सरकार चलाते रहे, इस बार भी अगले 5 साल वो और अमित शाह मिलकर फाइलों के सहारे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे सरकार चलाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये 5-6 चीजें सामने आ रही हैं, और जिसको लेकर मोदी सरकार की नीतियों की या उनकी इस रणनीति की आलोचना इस एंगल से भी हो रही है। मोदी जी और उनका खेमा और बीजेपी बड़ा स्मार्टली एक्ट कर रहा है कि देखिए, एनडीए 1 था, एनडीए 2 था, एनडीए 3 हो गया। लेकिन पहले तो बीजेपी 1, बीजेपी 2 या मोदी 1 या मोदी 2 हुआ करता था, अब अचानक एनडीए 3 हो गया। तो कुछ बदला नहीं है। देखिए, मंत्री भी हमने वही रख लिए, तो अलाइज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम ये गठबंधन वठबंधन की बात मत करिए, 240 के बावजूद हम 340 वाले ही हैं। ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है, जबकि ये जनादेश का अपमान है एक तरह से, क्योंकि जनादेश ये है कि जनता ने मोदी पर फिर यक भरोसा नहीं जताया है, उनको बहुमत से अल्पमत में लाट पटका है, और इस बार प्रधानमंत्री बनने का मौका ज़रूर दिया है, ये सोच के कि इस बार वो सुधरे हुए रूप में सामने आएंगे, बदले हुए रूप में सामने आएंगे, उनकी सरकार बदली हुई नजर आएगी, मंत्रालय बदले हुए नजर आएंगे, मंत्री बदले हुए नजर आएंगे, नीतियां रणनीतियां बदली हुई नजर आएंगी, मध्यम वर्ग के लिए कुछ ठोस करेंगे, निम्न वर्ग के लिए कुछ ठोस करेंगे। और साथ ही साथ जनता का ये भी है कि चेक एंड बैलेंसेस वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिन पर चेक्स हो, बैलेंसेस हो, जो सहमति से बात करे, जो अलाइज को साथ लेकर चले, संगठन को साथ लेकर चले, विपक्ष को भी साथ लेकर चले। लेकिन मोदी जी ये जताने में लगे हैं कि उनको इन चीजों की कतई कोई परवाह नहीं है। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लिख दिया है कि मोदी जी तय करेंगे कि मध्यावधि चुनाव कराए जाएं या ना कराए जाएं, नायडू और नीतीश कुमार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उनके दबाव का भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी को लगेगा कि अब मध्यावधि चुनाव का समय है, और मध्यावधि चुनाव करके भारी बहुमत से सत्ता में आया जा सकता है। तो उस दिन वो साल भर हो, 2 साल हो, 2.5 साल हो, 3 साल हो, कहा नहीं जा सकता, वो मध्यावधि चुनाव कराने के लिए खुद ही पहल कर देंगे। ये तक बात लिख दी गई है। हालांकि लेखक का ये एक पॉजिटिव बात है कि अब वो मीडिया पर उतना भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया साइकोफेंसी, जो चमचागिरी, कोटरी, मंत्रियों की चमचागिरी, ब्यूरोक्रेट्स की चमचागिरी, इससे वो एक ऐसे कॉकस में फंस गए थे कि उनको सच्चाई दिखना बंद हो गया था, करीब करीब बंद हो गया था। तो अब क्या मीडिया ये सच्चाई दिखाने की कोशिश करेगा? क्या कुछ मंत्री उनको चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे या सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे? यहाँ भी कोई बदलाव आएगा या वहाँ भी कोई बदलाव नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता यहाँ भी कोई बदलाव आएगा कि उस ब्यूरोक्रेट में हिम्मत है कि वो कह सकें कि साहब इस नीति में ये कमज़ोरी है। कौन मंत्री कहेगा कि साहब इस हमारे मंत्रालय के लिए ये योजना हमने प्रस्तावित की थी, पीएमओ ने ठुकरा दी, लेकिन हम ये योजना चाहते हैं, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। या वो जिद पर अड़ेगा कि नहीं, हम ये हमारा मंत्रालय है और हम इस योजना पर अमल करेंगे क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई योजना है। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेल जैसी जो घंटी जैसा आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।